जय हिंद, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। हाँ जी भाई, उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी जो तैयारी है उस वो अच्छे से कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको संविधान से परिचित करवाने का काम किया था कि किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, कितना समय लगा। तमाम बहुत सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया था। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो पहले पीछे वाली क्लास को देख लीजिएगा, ताकि जो आपकी जो लास्ट क्लास की जो जानकारियां हमने साझा की थी वो आप अच्छे से कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे भाई। और मैंने आपको बताया था कि जो हाथ से लिखने का जो काम है संविधान को, ठीक है, संविधान को हाथ से लिखने का काम, ठीक है, अगले पेज पर लिख लेते हैं हम। भारत के जो स्मारक है इनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं बात करूं जो ये संविधान मैंने आपको दिखाया था कल भी, जो इसको हाथ से लिखने का काम किया था, इंग्लिश में मैं बात करूं जो मूल कॉपी थी इसको लिखने का काम किया था किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। और हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न ये आया हो कि सर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को लिखा तो कितने रुपए लिए थे लिखने के। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने इसको हाथ से लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। अब कहोगे जी ये कैसे, मतलब, तो सुनो ध्यान से। उन्होंने एक शर्त मंजूर करवाई थी, और शर्त थी कि मैं हाथ से तो लिख दूंगा, ठीक है, और लेकिन आपने करना क्या होगा, संविधान के हर एक पेज पर मेरा नाम लिखना होगा, ठीक है। मतलब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम संविधान की मूल कॉपी के प्रत्येक पेज पर लिखा गया है। और लास्ट में जो अंतिम पेज था, इनके दादाजी का नाम इन्होंने लिखवाने का काम किया था, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान देनी है। और इस संविधान पर अगर मैं बात करूं, जो अंतिम बैठक हुई थी, क्या हुई थी भाई, अगले पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। अंतिम बैठक जब हुई थी तो अंतिम बैठक हुई थी कब, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। और इसी अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने क्या किए थे, सिग्नेचर करने का काम किया था। तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी इस संविधान पर देखने को मिलते हैं। इनमें 284 में से 15 सदस्य क्या थी, महिलाएं थी। क्या थी, 15 सदस्य क्या थी, महिलाएं थी। ये भी नोट कर लेना है। सर आज किसके बारे में बात करनी है हमने, आपने लिखा है प्रस्तावना के बारे में, ठीक है भाई। तो प्रस्तावना की बात की जाए तो संविधान का जो जो आप संविधान को पढ़ रहे हैं, इसका इसका ये कह सकते हैं कि इसका परिचय पत्र, अर्थात इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है, उसका जो पहला पेज है उसको कहते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। उस उद्देशिका के बारे में बहुत सारी बात पढ़ेंगे। उससे पहले जो ये प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कुछ लोगों ने अलग अलग संज्ञा देने का काम किया है। संज्ञा का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं, मतलब प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया, संविधान को की जो आत्मा है वो किसने कही, और संविधान की जन्म कुंडली किसने कही। ये प्रश्न भी डिट्टो यो के यो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र एन पालकी वाला जी ने ये संज्ञा देने का काम किया था। संविधान की आत्मा
किसको? प्रस्तावना को। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। ठीक है भाई। और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी जी ने कही थी। अर्थात ये संज्ञा है कई लोगों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न जो के त्यों पूछने का काम किया जा सकता है। तो प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। एक आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। उनमें से जो आपका अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, उसको अर्थात संविधान के अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा। और ध्यान दीजिए, ये संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई। आपसे ये दोनों प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इन दोनों में आपका डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वो तो कहा था डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव जी ने कही थी। और संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ आई होगी कि ये होता क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब ये कह सकते हैं आधार होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि क्या क्या मूल्य इसमें पढ़ने हैं, क्या क्या ये एक किस्म की ये कह सकते हैं कि आप किसी भी ताले को खोलने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? चाबी की। तो उसी प्रकार संविधान को खोलने के लिए अर्थात संविधान को पढ़ने के लिए आपको पहले किसका पता होना चाहिए? उसकी प्रस्तावना से परिचित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर, जो ये प्रस्तावना है इसका जन्म कहां से देखने को मिलता है? मतलब आप प्रस्तावना का जो प्रस्तावना, ठीक है, इसका आधार क्या है, मतलब इसका जो जन्म कहां से देखने को मिलता है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी, क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार है। किसका? प्रस्तावना का आधार है। तो ध्यान दीजिए, आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? अपनाया जाता है। और यह बात भी पूछी जा सकती है कि कब अपनाया गया, तो वो भी ध्यान दीजिए 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया जी। 22 जुलाई को क्या हुआ था ये भी ध्यान दीजिए। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है भाई जी। आपने बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है? संविधान का
की प्रस्तावना का आधार बना। तो प्रस्तावना का जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, प्रस्तावना का जनक। ठीक है, तो प्रस्तावना का जनक आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो उन्हीं को क्या कह सकते हैं हम? प्रस्तावना का जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है जी। जी कैसी कैसे होती है प्रस्तावना? ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये पहला पेज ही क्या है? प्रस्तावना है। इसमें जो ये सारी बात लिखी गई है, ये क्या है भाई? ये प्रस्तावना है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इस प्रस्तावना को पढ़ने से पहले, कि सर इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई है और किस संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना देखने को मिली, अर्थात प्रस्तावना का जो ये कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो ये प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना का जो ये विचार है, या कह सकते हैं सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना देखने को मिलती है, अमेरिका से। और जो ये भाषा है प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, इसकी जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्या करेंगे? ध्यान देंगे जी। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया। तो संविधान में, ठीक है, जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, इसको कब अपनाया गया था? तो प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। जब संविधान को अपनाया गया अर्थात अंगीकृत किया गया, ठीक है, उसी दिन क्या किया गई? संविधान की प्रस्तावना को भी क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। तो संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है बनकर कब तैयार हुआ था? तो बनकर कब तैयार हुआ था? लास्ट क्लास में मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था भाई? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात भी आपको क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। सर आप कह रहे हो कि प्रस्तावना है ये, बिल्कुल भाई ये है प्रस्तावना, आपके सामने लिखी गई है प्रस्तावना, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और यहां से भी ज्यों के त्यों प्रश्न देखने को मिलते हैं। यह है उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना। हम भारत के लोग, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिए। जो कि त्यों आपको क्या करनी है भाई? लिखनी है, ताकि यहां से जो पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे मैं बताऊंगा आपको कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कितनी तारीख? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है संविधान की प्रस्तावना। सर इसमें से प्रश्न किस किस तरीके से पूछेगा? अब ये बताओ हमारे को, तो क्या बताओ? ये पॉइंट बताओ कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछता है। ठीक है, वो भी ध्यान दीजिए, ये भी क्लियर करनी है, अभी क्लियर करना है।
आपसे एक एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाऊंगा कि आपसे क्या क्या पूछेगा। ठीक है, अगर आप लोग कहो तो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं भाई, साइड में कर देते हैं, और आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि आप बाहरी रूप से किसी के दबाव में नहीं हो। मतलब जैसे हमारा देश भारत है और अपने जो पड़ोसी देश है, अमेरिका हो या मैं पड़ोसी बिल्कुल पाकिस्तान की बात लगा लो, पाकिस्तान वाले ये कह दे अपने दे भाई आप लोग संविधान को मत मानो, ठीक है, या फिर कुछ भी और कहने लग जाए, मतलब कि अपने ऊपर दबाव बनाने लग जाए कि इस काम को ऐसे ना करो, तो हम उनके दबाव में नहीं है, हम उनके दबाव में नहीं है। इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब बाहरी रूप से हम क्या नहीं है, दबाव में नहीं है। समाजवादी, समाजवादी क्या मतलब है? आप, एक होता है समाजवाद और एक होता है साम्यवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है भाई, यहां से आपसे डिट्टो प्रश्न पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि आप किसी भी पंथ को बढ़ावा नहीं दे सकते, सभी को बराबर मानोगे, मतलब आप किसी को भी बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब है, निर मतलब के बिना, पक्ष मतलब बिना किसी के पक्ष लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था भारत क्या है भाई, गणराज्य है, और गणराज्य का मतलब है कि जो इसका जो मुखिया होगा, अर्थात वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है अपने यहाँ, निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, तो इसी प्रकार, और गणराज्य भी कैसा, लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र का मतलब है ऐसा तंत्र जो लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिक मतलब सभी नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ध्यान दीजिए ये पॉइंट भी बहुत, मतलब आज की क्लास से एक प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। न्याय आपसे बोले गए हैं, मतलब न्याय, तीन प्रकार के न्याय आपको देखने को मिलेंगे, और कौन कौन से न्याय? एक तो कौन सा भाई, सामाजिक न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय। एक कौन सा भाई, आर्थिक न्याय, और तीसरा कौन सा है, राजनैतिक न्याय। कौन सा न्याय, राजनैतिक न्याय। अर्थात सामाजिक न्याय का मतलब है कि आपके साथ समाज किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे मैं बात करूं जन्म से, चाहे मैं बात करूं लिंग से, जाति से, किसी भी तरीके से जो है क्या नहीं कर सकते, समाज आपके साथ भेदभाव नहीं करता, कर सकता। ये बात किस में कही गई है, संविधान में कही गई है। तो तीन प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। पेपर में प्रश्न पूछेगा सीधा सा कि कौन से तीन न्याय का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो क्या बताओगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी है, 5 है। क्या स्वतंत्रता कितनी है भाई, 5 है। और कौन कौन सी 5, ये आपके सामने लिखी गई है। कौन कौन सी, विचार की, आप अपने विचार क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और विचार भी ऐसे नहीं कि अपने आंतरिक विचार, आप अपने विचार क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में विचार ला सकते हो। अगर विचार गलत प्रस्तुत करोगे,
से बोलकर किसी को, तो वो भी आप गलत हो जाएगा। मतलब आप अपने आंतरिक रूप से विचार किसी भी तरीके के ला सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है आप अपने जो आपके दिमाग में जो विचार आए उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अभिव्यक्त आप कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 प्रकार से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ऐसा भी नहीं है कि कदे सोचो कि संविधान ने कह रखे जी मारते तो हम जो मर्जी जिसे भी इशारे किसी की तरफ करांगे फिर तरह लगेंगे जूत। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को गलत इशारे कर दो, मतलब कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। विश्वास, आप किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति में आप अपना विश्वास जता सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है आपको, और उपासना की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, यह भी आपको स्वतंत्रता है। और उस संविधान की जो संविधान में उपासना भी कही गई है कि आपको स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त, और ध्यान दीजिए समता 2 प्रकार की, और जो ये न्याय है, ये 3 न्याय आपको, ये जो 3 न्याय है ये रूसी क्रांति से, रूस की जो क्रांति हुई थी 1917, वहां से क्या किया गया, इनको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब है कि आप संविधान को क्या, संविधान है जो अपना भारत का, हम देश की एकता के लिए अर्थात देश के टुकड़े ना हो इसके लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि हम देश के लिए काम करेंगे तो आप उसमें क्या है, हम सब लोग भागीदारी निभा सकते हैं। तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, आपसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिए बार बार बोल रहा हूं, 26 नवंबर 1949 ये तारीख प्रस्तावना में जो कि जो पूछी जा सकती है, आपसे पूछेगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख किया गया है, तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को तारीख थी। और मार्गशीर्ष मतलब जो आप मंगसर बोलते हैं वो महीना था, शुक्ल पक्ष था, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष और एक कौन सा, कृष्ण पक्ष। अपने घर में क्या कह रहा है कि चंदन लग गया और कोई लग गया, अंधेर लग गया। भाई अमावस के बाद तो क्या लग जाएगा है, शुक्ल पक्ष, मतलब कि चंदन लग गया, और पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा है, कृष्ण पक्ष, अर्थात अपने घर वाले की वो लग रहा है अंधेर लग गया। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, सप्तमी मतलब सप्तम थी भाई, और संवत थी कौन सी, 2006। ध्यान दीजिए ये संवत थी। ठीक है, संवत कौन सी थी, 2006 थी। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये बात थी किसमें भाई, प्रस्तावना में। क्लियर भाई, कोई डाउट, कोई संशय, कोई गड़बड़ नहीं है साहब जी। आपने इतनी बात बताई, बहुत बढ़िया, आराम से हमने समझ में आ गई। नहीं आई है तो क्लास को 2 बार देख लो आराम से, हर एक पॉइंट ध्यान देना, यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आपने कहा कि संविधान है, ठीक है, और संविधान में हम क्या करते हैं, संशोधन भी करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन भी करते हैं। तो सर ये बताओ क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रश्न आपका होना चाहिए कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या? तो ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूल ढांचा,
मूल ढांचे में कोई बदलाव ना हो। मतलब कि जो लिख रखे हैं इनको तो रखना ही रखना है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं, अगर आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो, ऐसा क्या कहा गया है, प्रस्तावना में कहा गया है। मतलब संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा गया है। और क्या आज तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? बिल्कुल, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब? एक बार हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहली बार संशोधन हुआ था संविधान में, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, तो संविधान में तो पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था, लेकिन प्रस्तावना में पहली बार, प्रस्तावना में संशोधन, तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में। और कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, और 3 शब्द इसमें क्या करे गए थे, वह जोड़े गए थे। जो आप एक बात और ध्यान देनी है कि जो संशोधन किया गया है, क्या ये अंग है संविधान का? बिल्कुल, तो ये भी बात ध्यान देनी है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। और संशोधन किया जा सकता है, ये बात कब कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ये 1973 में कही गई थी। केशवानंद भारती बनाम जो केस हुआ था उसमें कहा गया कि 1973 में कि आप संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं जो जो बात मैंने आपको आज करवाई आपने अच्छे से नोट भी करी होगी और समझ भी आई होगी। तो क्लास को डेली करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।